जय हिंद फ्रेंड्स। और मैंने लास्ट वीडियो में अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की चर्चा की थी और ये भी बताया था कि जर्मनी किस तरह से हारा, जर्मनी किस तरह से पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैंने बहुत अच्छे समझाया था। अब उसके बाद मैं आज की वीडियो में कोल्ड वॉर को लेके आने वाला हूँ। अपने आगे के चरणों में अब कोल्ड वॉर को थोड़ा डिफाइन करते जाएंगे और थोड़ा डीपली जाएंगे अब हर टॉपिक पे। और अब फ्रेंड्स मैं इसके आगे बढ़ने वाला हूँ क्योंकि कोल्ड वॉर पे अब हम आ चुके हैं, तो कोल्ड वॉर के बारे में हमें थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए और इसका बेसिक क्या था, बेस थ्योरम कैसी थी और कैसे स्टार्ट हुआ था। कोल्ड वॉर फ्रेंड्स इस तरह से स्टार्ट हुआ था कि जब 1939 से 1945 तक का तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। अब फिर से एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। 1918 पे जैसे ही खत्म हुआ, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, इसका मुख्यालय बनाया गया था जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में एक बहुत बड़ा सिटी है जिनेवा, वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स इसका मेन कारण था कि तुम्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोकना। लेकिन क्या ये रोक पाया था फ्रेंड्स? नहीं, ये नहीं रोक पाया था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया था। इसके लिए ही, इसी कारण इसे बंद कर दिया करो। इसका एक एडवांस्ड रूप लाया गया जिसे कहा जाता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ये है। और इसमें इस समय दुनिया के 210 सदस्य हैं। पूरी दुनिया में 210 कंट्रीज है और इसमें 196 कंट्रीज सदस्य हैं। और सबसे आखिरी, सबसे नया सदस्य जिसको कहा जाता है साउथ सूडान, इसका सबसे नया सदस्य है यूएनओ का। फिर इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अब फ्रेंड्स स्टार्ट होता है कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है 1945 में। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है जाके जब जापान पे 2 बम गिराए जाते हैं, एक हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पे। 6 अगस्त को गिराया जाता है लिटिल बॉय, उसके बाद 9 अगस्त को गिराया जाता है फैट मैन। ये 2 परमाणु बम थे जो पूरी दुनिया के सबसे काफ़ी उस समय के काफ़ी एडवांस है। आज तो इनसे 1000 गुना 100 गुना बहुत शक्तिशाली परमाणु बम है, एटम बम से। 1945 में यूएसए ने अपना बना लिया था परमाणु बम और यूएसएसआर ने अपना 1949 बना लिया था। तो जब फ्रेंड्स यूएसए ने अपना 1945 में अपना परमाणु बम बनाया तो इसे अपना गिरा दिया इसने जापान के 2 शहरों में। तो इसके बाद फ्रेंड्स 1945 से पूरी दुनिया के 2 मेजर पावर्स निकली। एक कौन सी थी? एक फ्रेंड्स यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, और दूसरा था फ्रेंड्स यूएसएसआर, जिसे कहा जाता है यूनियन ऑफ सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। ये इस समय कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, ये कंट्री 15 देशों में टूट चुकी है और इसी का एक रूप हम मान सकते हैं जो आज रशिया है, वो भी बहुत बड़ी कंट्री है। तो अब इन दोनों कंट्रीज में होड़ लगी थी। होड़ किस तरह से लगी थी? कौन ज़्यादा अपने अलाइज बनाता है, कौन अपने फ्रेंड्स बनाता है, ज़्यादा फ्रेंड्स कंट्रीज बनाता है। तो अब आप ये पूछोगे कि यही दोनों क्यों कंट्रीज, उस समय तो जीते तो ब्रिटेन वाले भी थे, जीते तो फ्रांस वाले भी थे, तो वो लोग क्यों नहीं जीते? उसका रीज़न फ्रेंड्स ये है क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन सीधा यूरोप के मिडिल में आते हैं, जिसके कारण इनको इटली, ऑस्ट्रो हंगरी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा इनको वॉर झेलनी पड़ी थी। जर्मनी में इन्होंने सीधा अटैक किया था, तो ये काफ़ी घायल शेर थे। जैसे शेर होता है, एक होता है बिल्कुल तंदुरुस्त शेर, एक होता है घायल शेर, तो ये सब घायल शेर हो गए। तो फ्रेंड्स जीते तो थे ब्रिटेन और फ्रांस वाले, लेकिन ये सब क्या हो गए थे? घायल हो गए थे, इनके बहुत ज़्यादा लॉस हो गए थे, इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी थी, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। तो ये कंट्रीज़ काफ़ी पीछे रह गए क्योंकि यूएसए का तो बिल्कुल कॉन्टिनेंट ही अलग है और यूएसएसआर इतना बड़ा कंट्री है कि इन दोनों पे ज़्यादा कोई असर देखने को नहीं मिला। तो ये दोनों काफ़ी मेजर पावर्स निकले। अब इन दोनों के बीच होड़ लगी थी कि कौन ज़्यादा पावरफुल बनेगा, कौन, किसके पास ज़्यादा एटम बम्स होंगे, किसके पास ज़्यादा स्पेस रेस होगी। इन दोनों में एक और रेस लग रही थी कि स्पेस की रेस थी, जिसमें स्पेस में काफ़ी दौड़ लगी हुई थी कि कौन पहले अंतरिक्ष में जाएगा, कौन कितनी ऊंचाई पे जाएगा, कौन किसको पहले भेजेगा। ये भी एक था कि दोनों को दौड़ लगी हुई थी हर एरिया में अपने अलग। लेकिन मेन जो था, ये दोनों कभी भी मिलिट्री, जब भी हम लोग फाइट की बात करते तो कभी भी ये दोनों आमने सामने आके कभी भी इन दोनों ने वॉर नहीं की। ये दोनों हमेशा वॉर कैसे करते थे? ये दोनों छुप छुप के वार करते थे। छुप छुप के वार कैसे करते थे? ये इतने बड़े शक्तिशाली कंट्रीज हो गई थी कि ये जानते थे कि अगर 1000 परमाणु बम हमारे पास है तो 1000 परमाणु बम इनके पास भी हैं। अगर हमने धोखे से एक बम इनके ऊपर गिराया तो हम बचेंगे नहीं, हमारे ऊपर भी वो बम गिरेगा। तो इन लोगों ने क्या किया? इसलिए ये लोग आपस में नहीं लड़ते थे, बस ये लोग वर्चस्व कायम करने की कोशिश करते थे, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो इसी कारण कई मेजर क्रिसेस हुए।
लेकिन मेजर क्रिसेस से पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इन दोनों को पहले ग्रुप बनाया था, अपना अपना एक अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे। इन्होंने कहा कि अब मुझे यूएसएसआर का बदला लेना है, तो यूएसएसआर को धीमे धीमे घायल करना है। इन्होंने यूएसएसआर को घेरने की कोशिश की। यूएसएसआर को घेरने के संग में सबसे पहली इनकी कोशिश थी जो यूएसए ने, इसने 1949 में अपनी पहली चाल चली थी, जिसमें इसने नया ग्रुप बनाया था जिसे कहा जाता है नेटो। इसने नेटो की स्थापना की और नेटो में वर्तमान में कुल 30 सदस्य हैं। नेटो लिख देता हूं मैं, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस समय नॉर्थ अटलांटिक यानी अटलांटिक ओशियन, उसके नॉर्थ साइड के जितनी भी कंट्रीज, यानी आई कैन से दैट जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है इसकी सदस्य बन सकती है। इसीलिए आज फ्रेंड्स इसी के चक्कर में आज हमें यूक्रेन और रशियन वॉर देखने को मिल रही है, क्योंकि यूक्रेन काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा था नेटो की तरफ। तो रशिया ने कहा नहीं भैया तुम और दिलचस्पी दिखाओ, हम तुम्हारी दिलचस्पी ही ख़त्म कर देंगे। तो इन लोगों ने सीधा वॉर हेड किया था। यूएसएसआर आई कैन से दैट, रशिया ने सीधा सीधा आक्रमण कर दिया था। इस समय 30 देश हैं, इसमें 30 कंट्रीज है इसमें। इस समय 30 कंट्रीज बहुत पावरफुल है और सब यूरोपियन कंट्रीज, जितने भी गोरे अंग्रेज होते हैं सब इसके सदस्य बने। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी, जिसका जो मेन मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है फ्रेंड्स? वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रिसेल्स में। इसका मुख्यालय ब्रिसेल्स में रखा गया था। और उन्होंने तो फ्रेंड्स अब अपना नेटो ग्रुप बना लिया था। अब इसके बाद अब इनकी बारी थी। इनको डर लगने लगा कि यार ये लोग तो बन गए यार, लेकिन उस समय इसमें फ्रेंड्स 30 देश नहीं थे, उस समय इसमें केवल 12 देश थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तो केवल 12 कंट्रीज थी, जिनको फाउंडिंग कंट्रीज कहा जाता है। वो फाउंडिंग कंट्रीज से स्टार्ट हुई थी इसकी। उसके बाद इन्होंने इसको देख कर इन्होंने कहा कि मुझे भी अब अपना एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ये था यूएसए और ये था यूएसएसआर। यूएसएसआर ने क्या किया, इसने मात्र 6 साल बाद यानी 1955 में इन्होंने एक वर्सो पैक्ट लेके आया। इन्होंने क्या किया, वर्सो पैक्ट 1955 में लेके आए, जिसमें इन्होंने जितने भी ईस्टर्न यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप आई कैन से दैट, यूएसएसआर के जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे जो उनसे सटी हुई थी, उन सबको अपना सदस्य में शामिल किया, और जितनी भी यूएसएसआर के साउथ में कंट्रीज थी उन सबको भी इसका सदस्य बनाया। इसमें कई कंट्रीज थी, इसमें भी जैसे चेकोस्लोवाकिया, इसी तरह से कई कंट्रीज थे इसमें भी। इन्होंने भी अपना ग्रुप बनाया, इन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चालू किया। अब इससे कई मेजर क्राइसिस देखने को पड़ी। मेजर क्राइसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स कुछ ऐसी सिचुएशन जिससे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा है। तो ऐसी क्राइसिस में फ्रेंड्स सबसे पहले हमें देखने को मिला था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। एक काफ़ी खतरनाक हुआ था फ्रेंड, जो 1961 से 1963 तक चला था। 1962 के दौर, 1961, 1962 और 1963 के आसपास, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था। इसमें काफ़ी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इन दोनों कंट्रीज़ में, तो उस समय भी इसमें काफ़ी दिक्कत हो गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आखिर में था क्या। इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 का होने खतरा था। फ्रेंड्स, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये था फ्रेंड्स कि ये जो यूएसए है, ये यूएसएसआर है, ये यूएसए है, तो यूएसए के जस्ट साउथ में अप्रॉक्स 90 किलोमीटर, केवल 90 किलोमीटर की दूरी में है, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस में है क्यूबा। ये है क्यूबा जो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। ये क्या था, यहाँ पर जो पॉलिसीज चलती थी, यूएसए कहता था कि कैपिटलिज्म अच्छा है, कैपिटलिज्म कह सकते हैं हम। एक इन लोगों की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, जो किसकी थी, यूएसए की थी कैपिटलिज्म। उसी तरह यूएसएसआर की थी फ्रेंड्स कम्युनिज्म, इनकी थी कम्युनिज्म। तो इन दोनों की फ्रेंड्स आइडियोलॉजिकल यानी विचारधाराएं थोड़ी अलग थी। मेन जो कॉन्फ्लिक्ट था इन दोनों के बीच में वो इनकी आइडियोलॉजी को लेके था कि इन दोनों की विचारधाराएं किसकी ज़्यादा अच्छी है। जो मेन आमने सामने थे इसमें तो यही मेन कारण था कि इनकी आइडियोलॉजिकल काफ़ी अलग थी। ये कहता था कि कैपिटलिज्म अच्छा है, ये कहता था कम्युनिज्म अच्छा है। कैपिटलिज्म कम्युनिज्म क्या होता है फ्रेंड्स, एक तरह से कह लो ओपन मार्केट, यानी कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है, कोई भी कुछ भी बेच सकता है हमारे देश की ज़मीन में। लेकिन कम्युनिज्म ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो तो उसको स्टेट निर्धारित करेगी कि तुम्हें कितनी ज़मीन दी जाए, यानी कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है ज़्यादा, वो सरकार ही सब करेगी, तुम बस खाओ बनाओ बेचो। तो ये होता है कम्युनिज्म और ये होता है कैपिटलिज्म। इसके साउथ में था जस्ट क्यूबा। तो क्यूबा में क्या था, कम्युनिज्म था, इसमें था कम्युनिज्म। और यहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था फिदेल कास्त्रो, उनका नाम था
फिदेल कास्त्रो, ये यहाँ के प्रेसिडेंट थे। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉन एन कैडी, यानी यूएसए के थे जॉन एन कैडी। यूएसए के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था जॉन एन कैडी, और जो क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था फिदेल कास्त्रो। तो इन दोनों में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इन्होंने कहा कि यार मैं कैपिटलिज्म हूँ, तुमसे केवल 90 किलोमीटर की दूरी में हो, इतना पावरफुल देश हूँ, तुम यार कम्युनिज्म हो। तो इन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, हम कम्युनिज्म में हम ज़्यादा सही हैं। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कम्युनिज्म हो, हम कम्युनिज्म है, हमको कम्युनिज्म ही ज़्यादा सही लग रहा है। तो यूएसएसआर ने कहा, इन्होंने एक प्लान बनाया इसके लिए कि हम पूरा फुल स्केल इन्वेजन करेंगे, यानी पूरी तरह से पूरी क्षमता के साथ इस पर आक्रमण करेंगे, चारों तरफ से घेर के इन पर आक्रमण करके इनको खत्म कर देंगे और इस पर अपना यूएसए का वर्चस्व झंडा लहराएगा। जब इन्होंने ऐसा किया, ऐसा करने वाले ही थे कि कुछ दिन पहले फिदेल कास्त्रो को ये बात पता चल गई। फिदेल कास्त्रो को यह बात पता चली तो फिदेल कास्त्रो थोड़ा डर गया। तो इन्होंने कहा यार मैं कम्युनिज्म हूँ तो शायद यूएसएसआर मुझे सपोर्ट करे, और यूएसएसआर को भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना ही था। तो यूएसएसआर से इन्होंने कहा कि प्लीज़ कैन यू हेल्प मी। तो यूएसएसआर ने कहा जी ज़रूर, आप पर अगर आक्रमण होने जा रहा है तो मैं ज़रूर आपकी सुरक्षा के लिए आपको परमाणु बम दे देता हूँ। तो इनके पास था परमाणु बम। इन्होंने क्या किया, परमाणु बम दे दिए। टोटल दिए थे 440 परमाणु बम, 440 एटम बम्स थे जो इन्होंने इनको दे दिए थे। यूएसएसआर ने क्यूबा को दे दिए थे। टोटल 440 परमाणु बम यहाँ पर लग गए थे क्यूबा पे। और यूएसए को ये बात पता नहीं थी कि मेरे जस्ट साउथ में 90 किलोमीटर की दूरी पे इतने सारे परमाणु बम हैं, जिससे यूएसए को बहुत बड़ा खतरा है इससे। क्योंकि अगर यूएसएसआर से आने वाले समय में कभी भी वॉर हो जाती है तो यूएसएसआर तो यार 5 मिनट के अंदर हमारी ऐसी तैसी कर देगा। तो इन्होंने कहा, इनकी जो CIA थी, जिनको खुफिया जानकारी देती थी, CIA ने क्या किया, CIA ने काफ़ी अच्छा रोल इसमें निभाया और इसने पता कर लिया कि इसके ऊपर परमाणु बम रखे क्यूबा के ऊपर। लेकिन इनको अप्रॉक्स काउंटिंग नहीं पता थी। इनको काउंटिंग क्या नहीं पता थी, इनको फ्रेंड्स ज़्यादा काउंटिंग का कहने का सेंस है कि इनको केवल 40 परमाणु बम के बारे में पता चला था कि यूएसएसआर ने इस पे 40 परमाणु बम रखे थे, लेकिन वास्तविकता में 440 परमाणु बम। यूएसए ने सोचा कि हम इस पे धीमे से आक्रमण करेंगे, पूरा आक्रमण करके फुल स्केल इन्वाजन कर लेंगे और हम लोग जीत लेंगे, 40 ही तो हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती होती है अगर धोखे से कर देते हैं। यूएसएसआर को अपना मजबूरी में अपने परमाणु बमों का यूज़ करना पड़ता क्यूबा की सुरक्षा को लेके, और उस समय यूएसए और एक वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा। तो ये बहुत बड़ी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग मैं कहूँगा ये क्रिएट हो गई थी। तो ये थी फ्रेंड्स क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और इसके अलावा भी बहुत सारी क्राइसिस हुई थी फ्रेंड्स। इसको हम थोड़ा डीप जाकर हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसकी पढ़ते रहेंगे और इसके बारे में समझते रहूँगा मैं आपके साथ, और आपके साथ भी हर वीडियो को मैं शेयर करूँगा। और अगर फ्रेंड्स, थैंक यू एंड वेरी मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो फ्रेंड्स शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड वेरी मच।